विभिन्न भाषाएं, इंडोनेशिया में पल्लवित हुई विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, मान्यताएं, दर्शन, रीति रिवाज सब एक हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए एक हैं। तीसरा जो सिद्धांत उन्होंने दिया वह है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद है वह राष्ट्रीयतावाद पर खड़ा होता है और शुद्ध राष्ट्रीयतावाद प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व है। लंबे समय तक यदि राष्ट्र को जिंदा रहना है तो उसे प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर फिर उन्होंने विवेकानंद के उस बात को उद्धरण किया कि इंडोनेशिया में न कोई छोटा हो, न कोई बड़ा हो, न छुआछूत हो, न भेदभाव हो, दरिद्र नारायण की सेवा करना ही हमारा धर्म हो। कमजोर, वंचित और पिछड़े हुए व्यक्तियों को, यदि वे भारतीय टर्मिनोलॉजी में हम बात कर रहे हैं, वहाँ इस प्रकार का भेद नहीं है। कमजोर, गरीब और अमीर दो वर्ग हैं, तो गरीबों को भी हमें एक सूत्र में बांधने के लिए यह जरूरी है कि हम उन सिद्धांतों को उन पर भी बराबरी से लागू होने दें जो एक पैसे वाले के रूप में होता है। इस प्रकार सुकार्नो ने एक जो इनके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त किया। पांचवा सिद्धांत उन्होंने बताया। चौथा सिद्धांत जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने रखा वह रखा है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया। उनकी धारणा थी कि राजनीतिक प्रजातंत्र तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि सामाजिक प्रजातंत्र और सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो जाती। वैचारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से आप प्रजातंत्र की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की खुशहाली के लिए यह जरूरी है कि आप समाज में एक न्याय की दृष्टि से और सामाजिक समरसता की दृष्टि से एकता के सूत्र में सबको बांधें। इस प्रकार की प्रजातांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने अच्छी तरीके से दिया। और उन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसे हम गोतोंग रायोंग कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली सिस्टम। उन्होंने कहा प्रजातंत्र एक प्रिंसिपल ऑफ फैमिली सिस्टम है, एक दूसरे को ध्यान रखने का एक व्यवस्था है। यदि हम एक लंबी श्रृंखला में बीच में दो कड़ियों को कमजोर छोड़ देंगे तो आपकी लंबी श्रृंखला मजबूत नहीं हो पाएगी। यदि समाज का एक वर्ग कमजोर रहेगा तो आप अपने आप को मजबूत महसूस न करें। इस प्रकार का भाव यदि प्रजातंत्र के अंदर विकसित होगा तो निश्चित तौर पर प्रजातंत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि ईश्वर में विश्वास। बिना ईश्वर में विश्वास के नागरिक उन्नत नहीं हो सकता। इसलिए इंडोनेशिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने ईश्वर में विश्वास के प्रतीक के स्वरूप में एक गोल्डन स्टार, चमकता हुआ स्वर्ण तारा, इसको रखा। इंडोनेशियाई समाज में यह विश्वास का प्रतीक है और इंडोनेशियाई समाज में यह मृत्यु के बाद भी जीवन का प्रतीक है। इस प्रकार का यह जो बोध भाव है, सुकार्नो की प्रबल धारणा थी कि इंडोनेशिया में निवास करने वाले व्यक्ति अपने अपने ईश्वर में विश्वास रखेंगे, निश्चित तौर पर धार्मिक मान्यताओं में प्रगाढ़ता और जागरूकता को दर्शाएंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की इस मान्यता को कि धर्मांध मत बनो, ईश्वर में विश्वास रखो, धर्म का अंधा अनुकरण मत करो, लेकिन ईश्वर में विश्वास रखो। इस बात को सुकार्नो ने पूरी तरीके से अपनाया और उन्होंने कहा कि धर्म जीवन का स्वाभाविक तत्व है। इसी प्रकार से प्रजातंत्र राष्ट्र का एक स्वाभाविक तंत्र बने,
निश्चित तौर पर धर्म नैतिक और तात्विकता से अनुबंधित हो, इस प्रकार से यह प्रक्रिया हुई। लेकिन एक बात अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इंडोनेशिया के 19 अगस्त 1945 में इंडोनेशियाई स्वाधीनता की तैयारी समिति की जब बैठक हो रही थी, उस बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया, जो खास करके PPKI उनकी जो एक कमेटी थी उसमें ये रखा गया कि सब कुछ छोड़ दिया जाए और केवल इंडोनेशिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। इसका उन्होंने जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा यदि इंडोनेशिया को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनाते हैं तो पहला राष्ट्रपति मुसलमान होना चाहिए। सुकार्नो की माँ बालिनीज ब्राह्मण थी और सुकार्नो के पिता इस्लाम के अनुयायी थे। इस बात का भी खंडन हुआ और अंत में 1945 में इंडोनेशिया का जो संविधान बना वह पंथ निरपेक्ष संविधान के रूप में अस्तित्व में आया, जो आज तक इंडोनेशियाई सरकार की अस्मिता, आज तक इंडोनेशियाई सरकार की एकता, अखंडता और उसके स्वरूप को उजागर करती है। मैं समझता हूँ हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और उसके बाद में समय होने पर इसको समाप्त करेंगे। सर जी, Dr. Gunacharika, in the second session I have raised a question. Sir, I have a question in my mind. Your speech is very influencing, and there is a gravity and the very good relations between India and Indonesia culturally and in humanity ground. But sir, we have to learn something from Indonesia also. In present situation, I feel, sir, are we able to maintain our national principles in connection with our country? So in my mind, the new educational policy 2020 just now, how to implement, to train or to create our teachers or gurus, because teacher and gurus are the main actor or main that is soul to create national character, to national feelings, national philosophy regarding our country. So sir, how can we implement this, sir? Please. you see, you have just raised a question related to the new education policy. Basically, education have two connotation, is a formal education and second is informal education. We have already talked much and more about formal education system. We used to make the syllabus, bring them into a particular framework, prescribed the book for the students to go through and answer during the examination. On the basis of that, we evaluate the entire personality of the student, whether he is able to get this job or that job. But as in my earlier lecture I have also mentioned that non-formal education, informal education plays a very significant role in the nation building as well as the personality building. If we make our own personality, we are not a stereotype man. Man is not a stereo. Whatever you have fed, and he will act like a robot. We have a feelings, we have a sentiments, we have a psychology, we have a different atmosphere, we have a different kind of climates. So looking to entire situations, we have a different family setup, we have a different social setup, we have a different religious setup. All these setups give a direction to develop a personality within this system and out of that system.
Therefore, the new education policy spokes much more about informal education, develop a personality. Personality is not bounded by any syllabus. Wherever you found yourself to learn something, you can learn. Even an illiterate person can teach you, and even a delete personality cannot inspire you. So the inspiration and the motivations are all over India is spreaded wherever, and how we can assist and how we can utilize them in our favor. It is the question of that. Now, as per the new education policy is concerned, in relation to other education, we have a different experience with all education system, and today we are moving towards much more nearer to informal education system, and that informal education can bring into the parameters of formal education system just for job orientation, professionalism, and other aspects like that. Sir, I have a supplementary, sir. Sir, Please, Dekha sir, Sam. I have a supplementary, sir. Yeah, Now, I was the IO of the NRP observation in Assam, sir. please. In this situation, I have examined some family members or that please say the name of your country. But so many family members, sir, do not know the country's name, sir. They do not know when these national registers scheme were there in Assam. As an officer, I have said or asked the question, please say your country's name. But respondents, it is very interesting, and negatively, they do not know the name of our country. So, sir, in formal way, I think there is needed some syllabus in the some syllabus about our national character, national anthem, or I think national philosophy. Philosophy is the very intensive and eternal education to educate the people of India. So I think there is needed some items or the contents to the syllabus also, sir. Of course, we are, while at the time making the syllabus, it is duty of Board of Studies to include all the required specialization or for a student as well as for the teacher. First of all, the teacher should be clear in our mind what they are Yes. going to teach in the classroom, and apart from that, after classroom teaching, what the students used to do in the society, how they perform in the family, how they are playing with their friends. So this entire approach is only a teacher cannot watch until the entire society will vigilant, or entire society will open for teaching or learning process. Only then it will be possible. Otherwise, someone can learn, someone cannot learn. We cannot have a same scale or measurement for entire country. Suppose in Assam there must be different scale, in Maharashtra there must be different scale. The values and tradition of family structure in Maharashtra or Karnataka and Assam are different. So we make a Yes. policy for one state or implement to the another state. It is not fair. Therefore, the each and individual teacher, each and every institution should keep in mind the entire scenario, and accordingly they make the policy. And this you have rightly mentioned, that until
the people and the students and the teacher are not aware of the new education policy, what is objective and what is the purpose of that, we cannot implement it. Yes, सर fine. हर चीज सिलेबस से पॉसिबल है, हर चीज सिलेबस में नहीं पढ़ा सकते ना हम। नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को हम डिवाइड करें। हाँ, और क्योंकि महाराष्ट्र में क्या फॉर्मल एजुकेशन हमारी एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% हो सकता है, लेकिन फॉर्मली तो हम समाज में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सब्जी लेना और बाज़ार में शॉपिंग करने की कोई सिलेबस बना करके हम नहीं पढ़ा सकते। ये तो प्रैक्टिकली हमको समाज में जाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जी मैं सर। ये कहने की कोशिश कर रहा था कि महाराष्ट्र में जी अरुण भी जी। समाज सुधारक हुए हैं, जी हाँ। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी में या 19वीं सदी में जो भी लोग हुए, उन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ आप पढ़ाओ, जो भी जातिवाद है, जो भी हमारी समस्या हो वो दूर हो जाएगी। लेकिन जब हम देखते हैं 20वीं सदी में, 21वीं सदी में न्यू पॉलिसी भी हमारी आ रही है, तो जो फोकस हमारा चाहिए एजुकेशन के प्रति, जो मूल्य हमारे चाहिए, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि एजुकेशन पॉलिसी में ही गड़बड़ है हमारे या लोगों में गड़बड़ है? नहीं, ऐसा कहीं किसी में गड़बड़ नहीं है। देखिए क्या है कि नॉलेज एंड एजुकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज इज यूनिवर्स एंड एजुकेशन सिस्टम इज लोकल। जो ज्ञान है वो तो सर्वव्यापी है, जहाँ से आपको अच्छा ज्ञान मिले या जो आपको अच्छा लगे उसे आप ग्रहण करो। लेकिन जब आप उसे शिक्षा के माध्यम से नई जनरेशन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और यह सिस्टम प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक देश में और प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग है। अमेरिका का जो एजुकेशन सिस्टम है कोई ज़रूरी नहीं हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो, और हिंदुस्तान में महाराष्ट्र का जो एजुकेशन सिस्टम है कोई ज़रूरी नहीं है कि असम के लिए और आपका नागालैंड के लिए ज़रूरी हो। नागालैंड में जो सिस्टम जिस माध्यम से ज्ञान को ट्रांसफ़र किया जाता है वह पद्धति कुछ और हो सकती है, और गुजरात की और कर्नाटक की पद्धति कुछ और हो सकती है, लेकिन नॉलेज रिमेन सेम, कि यह ज्ञान एक ही रहेगा। जैसे आग को छूने से जल जाते हैं, इसका ज्ञान चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे लंदन हो, सब जगह एक होगा। लेकिन टीचर उसको कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है और किस प्रकार के पाठ्यक्रम से उसको बताता है, यह पृथक पृथक होगा। एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन दोनों चीज़ों को पृथक किया है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं यूनिवर्स के ज्ञान को लेना और अपनी स्थानीय रिक्वायरमेंट, आवश्यकताओं के अनुरूप उनको ढालना और उस जनरेशन में ट्रांसफ़र करना। इसलिए यूजीसी ने भी जब सिलेबस बनवाए थे आज से एक दशक पूर्व, हम लोग भी उस प्रक्रिया में बहुत इन्वॉल्व रहे थे लंबे समय तक, और बड़ा हैट्रिक था वो। तो उसमें ये था कि भाई ठीक है, यूजीसी ने ये ब्रॉड गाइडलाइन दे दी, लेकिन इसमें आप चेंज कर सकते हैं और बाकी सब आप अपना लोकल रखिए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आप सिलेबस बनाइए। और वहीं से ये सेल्फ फाइनेंस का कंसेप्ट डेवलप हुआ। एजुकेशन में प्रोफेशनलिज्म आया, छोटे छोटे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनका डेवलपमेंट हुआ। इस आज के संदर्भ में देखिए मूक्स है, स्वयं है, स्टार्टअप है, इनमें जो पाठ्यक्रम दिए हुए हैं, यूजीसी और एचआरडी ये नहीं बोलता है कि आप सबको लागू करिए, आपके शहर में आपके हिसाब से उसको सीखने वाले जो लोग हैं उनको सिखाइए।
तो ये दोनों चीज़ों को हमको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी और अनूठा प्रयोग है, और हम सब लोगों को इसको स्वीकार करने के लिए अपने अपने योगदान, जिसमें जितनी क्षमता है, कोई वैचारिक धरातल पर दे सकता है, कोई क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से दे सकता है, कोई सोसाइटी के माध्यम से दे सकता है, देना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम जी। मैं कुमार सर, ये जो आपने एक अपने व्याख्यान में बताया इंडोनेशिया के बारे में कि इंडोनेशिया आज़ादी के बाद वो सारे के सारे अपने इंडोनेशियन भाषा में, जबकि उनकी अपनी लिटरेचर नहीं भी था, फिर भी उस लिटरेचर में वो डाल दिए, तो क्या ये हमारी भूल रह गई और इस भूल को अब सुधारा जा सकता है कि हम अपने हिंदी को और या संस्कृत को उतना आगे बढ़ावें ताकि हम अपने जड़ से, अपने रूप से वापस जुड़ सकें? और जो आप इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं, जब तक समाज में उस तरह की जिज्ञासा नहीं जागेगी तब तक इनफॉर्मल एजुकेशन का ना महत्व रहेगा और ना उसका उसकी कोई उपलब्धता हो पाएगी। तो इस पे आप बता पाए? देखिए कुमार साहब, ऐसा है जी। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक जिज्ञासा दोनों की युति लगती है। इजराइल जब आज़ाद हुआ तो उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति ने पूछा कि इजराइल में हिब्रू को राष्ट्रभाषा बनाने में कितना समय लगेगा। किसी ने बोला 25 वर्ष, क्योंकि हिब्रू की हालत क्या थी अपन जानते हैं। किसी ने कहा 10 वर्ष, किसी ने कहा 2 वर्ष। उन्होंने कहा नहीं, 1 सेकंड। और उन्होंने घोषणा की आज से हिब्रू इजराइल की राष्ट्रभाषा होगी। हिब्रू बन गई। सारा कुछ हिब्रू सेंट्रलाइज्ड हो गया और उन्होंने अपनी भाषा खड़ी करी, अपना साहित्य खड़ा किया, अपने आप को खड़ा किया। यह बात तो हुई राजनीतिक इच्छा शक्ति की। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा, और मेरा कहने का कदाचित यह आशय नहीं है कि हम ये कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्या हो गया, ये लंबा विवाद का विषय है। लेकिन ये बात तो तय है कि पानी बहुत गुजर गया है। अब फिर से वैदिक काल में जाना तो संभव नहीं है। मतलब हम 15 अगस्त 1947 में तो खड़े नहीं हो सकते। होना था तो तभी घोषणा होनी थी। अब हमारे प्रयास हैं। आम जनता भी कभी कभी राजनीतिक निर्णयों को बदलने में और मनवाने में बाध्य होती है। चाइना को उदाहरण ले लीजिएगा। जो आज चाइना की प्रमुख भाषा मंडारिन है, क्या वो थी क्या? नहीं थी। चाइना में भी अनेक भाषाएं थी, लेकिन उन्होंने सब भाषाओं को ध्वस्त करते हुए अपनी एक भाषा बना ली। शिनचांग से लेकर के नीचे इधर हांगकांग तक एक भाषा बोलते हैं सब लोग। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान ही बहुभाषी राष्ट्र है। इंडोनेशिया में भी अनेक भाषाएं हैं, हर द्वीप की अपनी भाषा, लेकिन फिर भी एक भाषा। जापान में कम है, वैराइटीज ऑफ लोकल कोलोकियल लैंग्वेजेस। हमारे यहाँ भी है, और उस दिशा में हमने बड़े गंभीर काम भी किए हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदी कहीं से कमज़ोर है। हमारा लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना लोकल, और अब तो पूरे भारत में
आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे तेलुगु में, तमिलनाडु में चले जाएं, चाहे केरल में चले जाएं, चाहे कलकत्ता चले जाएं, चाहे उड़ीसा चले जाएं, हिंदी जानने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन मेरा एक आपसे भी प्रश्न है, जितनी जिज्ञासा गैर हिंदी राज्यों में हिंदी सीखने की है, क्या उतनी जिज्ञासा हिंदी भाषी राज्यों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया या बंगाली सीखने की है? नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? ये आपने जो उठाया था कि जिज्ञासा, तो ये जिज्ञासा का विषय है और इस विषय पर विमर्श जैसा आपने प्रश्न उठाया उस दृष्टि से नहीं हुआ है। हुए भी हैं तो कम हुए हैं और राष्ट्रीय पटल पर ये बातें कम आई हैं। इसलिए हमें इस बात को बड़ी संजीदगी के साथ धीरे धीरे उठा करके रखना पड़ेगा, तभी हम जा कर के निश्चित तौर पर अपने इस लक्ष्य में सफल होंगे। और क्रमोन्नत तरीके से धीरे धीरे हिंदी भाषी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के लगभग 174 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, बोले जाने वाली भाषा के रूप में इसकी गिनती होती है। सबसे बड़ी भाषा है, सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। तो कहीं से इसमें क्षोभ का विषय नहीं है। समय ज़रूर लग रहा है, लगेगा, हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे। नमस्कार सर, मैं ऋतु दुबे हूँ और एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। जी ऋतु जी। जी सर, मेरा जो प्रश्न है वो ना तो कोई दार्शनिक प्रश्न है, ना कोई आदर्श मूलक प्रश्न है, एक तथ्यात्मक प्रश्न है। क्योंकि जैसा आपके ध्यान में दिलाना चाहती हूँ मैं कि ये जो 14 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स है, इसमें कम से कम 3-4 जो व्याख्यान है वो भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश या दक्षिण एशियाई देश के मध्य जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं उन पे हुए हैं, जैसे भारत और वियतनाम, जैसे भारत और थाईलैंड, और भारत और इंडोनेशिया पे भी पहले भी एक व्याख्यान इस रिफ्रेशर कोर्स में हुआ, जो ये इंगित करता है कि भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता की जो मूल्य है उनका प्रभाव जो है वो जो निकटतम देश है भारत के उन पर है। मेरा एक तथ्यात्मक प्रश्न है सर आपसे, क्योंकि आपकी विहंगम दृष्टि मेरे को लगता है कि सारे दक्षिण एशियाई देशों पर रही होगी, तो आपकी दृष्टि में सर्वाधिक प्रभाव किस देश पे पड़ा होगा? क्योंकि सब मेरी जानकारी बहुत कम थी, थोड़ा बहुत सुना था कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया में प्रभाव है, लेकिन जैसे जैसे ये लेक्चर सुन रही हूँ तो मुझे बड़ी आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हो रही है कि इस हद तक प्रभाव है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आपकी दृष्टि में सर्वाधिक प्रभाव जो सबसे निकटतम लगता हो सांस्कृतिक साम्यता की दृष्टि से, वो कौन सा रहेगा? इंडोनेशिया, वियतनाम या देखिए, ये तो व्यक्तिगत अभिरुचि का विषय है जी। आपकी नहीं, व्यक्तिगत मैं बताऊं आपको कि किस देश पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ये विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत अभिरुचि का विषय है। और उसका शोधार्थी का जो बैकग्राउंड होता है उससे वो मूल्यांकन करता है। संयोग से मुझे इंडोनेशिया सरकार की स्कॉलरशिप मिली, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली। मैं इंडोनेशिया में रहा, 3-4 वर्षों तक रहा, गंभीरता से उसको देखा। उस पर ही मेरा पीएचडी का कार्य था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैंने काम किया, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से। मेरे गाइड थे, उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। उन्होंने कहा, भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस छोड़िए, आप तो ओरिजिनल काम करिए। तो ये मुझे ओरिजिनल लगा और मुझे लगा कि इंडोनेशिया में ही सबसे ज़्यादा है। चूँकि मैं वियतनाम इतना रहा नहीं, कंबोडिया इतना रहा नहीं, मलेशिया में इतना था नहीं, तो मलेशिया का मुझे उतना ज्ञान नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रभाव इंडोनेशिया में रहा। और जो मलेशिया में 10 वर्षों तक रहा है और शोध कार्य किया, उसे लगेगा कि मलेशिया के बराबर और कहीं नहीं। तो ये तो सब्जेक्टिव है। लेकिन ओवरऑल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है
कि दक्षिण दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों तक ही नहीं है, बल्कि हम उधर मंगोलिया तक, चीन तक। चीन पर क्या भारत का कम प्रभाव है? चीन का वांग्मय, कन्फ्यूशियस, जैनिज्म, बुद्धिज्म पूरा भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। वहाँ का पंचांग, वहाँ का संगीत, वहाँ की लोक कलाएं, आप देखिए वहाँ के नृत्य, उन पर हमें भारत की छाप देखने को मिलती है। और इस प्रकार के अनेक शोध ग्रंथ हमारे सामने हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि चीन में तो हम पूरी तरीके से छाए हुए थे। और आज भी बुद्ध मंदिर वहाँ हैं, कम्युनिस्ट हैं, एक छत्र सरकार का राज्य है, लेकिन जब बुद्ध के मंदिर में जाते हैं तो सबों की आंखों से आंसू निकलते हैं और एक कलावा जैसा एक धागा लेकर के वो वहाँ बांध देते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए।